सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में कुछ इकोनॉमी के हवाले से बात कर लेते हैं। फ्लड के बाद मुल्क की मईशत दबाव के शिकार है और चैलेंजेस हम देख रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में IMF का जो रिव्यू है वो 25 सितंबर से अक्टूबर 8 तक एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान आने के लिए। ये दौरा $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए होगा। पाकिस्तान अब तक नाजरीन 2 इंस्टॉलमेंट में $2 बिलियन वसूल कर चुका है और मज़ीद $1 बिलियन किस्त की उम्मीद इस जायजे से वाबस्ता है, जिसके लिए जुलाई ता सितंबर टैक्स रेवेन्यू हदफ 3083 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। यानी FBR को नेक्स्ट 2 वीक्स में 1100 बिलियन रुपए जमा करना होंगे, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ 15% तक महदूद है और जो सेट टारगेट था वो 21% तक था। अब क्या मामलात बनेंगे, इसी पर बात करने के लिए इमाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब ने, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। हारून, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हारून साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, कितना क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए ये जो अपकमिंग रिव्यू है और साथ ही साथ जो टारगेट से हमने किस हद तक अचीव किए हैं? अगर हम ख़ास तौर पर FBR की बात करें तो वो तो अचीव नहीं कर पाया, टारगेट उसको मीट नहीं कर पाया, तो इसके रेपरकशंस क्या फेस करने पड़ रहे होंगे या फिर कुछ लचक दिखाएगा IMF इस बार? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, IMF के फ्रेमवर्क को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। IMF का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का फ्रेमवर्क है, उसकी जिसको हम कंडीशंस कहते हैं, IMF उनको कुछ प्रायर एक्शंस कहता है कि आप ये एक्शंस कंप्लीट करेंगे तो अगली ट्रांच की हम रिकमेंडेशन देंगे। तो ये जो रिव्यू मिशन आ रहा है ये ओवरऑल फ्रेमवर्क को देखेगा। मैंने जो उस फ्रेमवर्क को पढ़ा है उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 60 से 70% जो उनके एक्शंस हैं फिस्कल प्लान बनाने के, डॉलर रूपी पैरिटी को मार्केट पे रखने के और अपने डेफिसिट्स को कंट्रोल करने के, अभी तक मीट किए हुए हैं। जहां पाकिस्तान लैग कर रहा है, एक तो टैक्स कलेक्शन है क्योंकि उसकी ग्रोथ कम है और अब सैलाब आने से वो ग्रोथ के ऊपर मजीद इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये है कि जो हमने सूबों में टैक्स लगाने थे, ज़रूरी टैक्स और रिटेल इनकम टैक्स, तो वो और प्रॉपर्टी के ऊपर वो टैक्स की लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंटेशन करने के रूल्स नहीं बन पाए अभी तक। IMF ने ट्रांसपेरेंसी की भी कुछ शराइत रखी हुई है कि आप सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एसेट्स को पब्लिक करें। हम अभी वो भी नहीं कर पाए और कुछ बैंकिंग सेक्टर की हमारी रहती हैं चीज़ें। तो इस नेगोशिएशन में देखा जाएगा कि IMF किस हद तक सेटिस्फाइड है। मुझे लगता है कि ये सैलाब वगैरह के ऊपर और जो एक्सटर्नल शॉक से नुकसान हुए, IMF शुड बी सिंपैथेटिक, लेकिन IMF इसके ऊपर जो की टारगेट्स हैं और जो उनके नहीं प्रायर एक्शन मीट कर पाए उनके ऊपर स्ट्रेस करेगा। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। मिडवे है प्रोग्राम में। हमारी तारीख ये है कि हमने बहुत से प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किए। ये 12वां एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, तो आई होप कि इस दफ़ा हमारी कन्वर्जेंस हो और अगली ट्रांच आ गए और हम आखिरी किस्त की तरफ बढ़ पाएँ। बिल्कुल। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं अब जो टारगेट्स हमने अचीव नहीं किए, ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, अब तो फ्लड वाली सिचुएशन को हम आगे रखते हुए किस हद तक कंसेशन ले सकते हैं इनसे? हमने 3 चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है कि IMF का जो जायज़ा मिशन दूसरा आ रहा है उनका बड़ा सख्त रवैया होगा। एक रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो होती नज़र आ रही है एक उस पर है, और दूसरा ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात हो रही है वो है, और तीसरा ये जो असासे हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी है उनके असासे जो है ना उनको ओपन ना करना, इसके ऊपर है। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। जो फौरी तौर पे जो हुकूमत के लिए आमना मसला बना हुआ है ना कि जो बुरे सैलाबों की वजह से बेशुमार लोगों का जो मसला है इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक हिट हुए हैं बुरे तरीके से लोग देहातों में हैं, उनका क्या किया जाए। उसके लिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। आमना असल मसला ये है जिस पर मुझे हंसी भी आती है और हैरत भी होती है, वो ये है कि हुकूमत जो है ना वो IMF से कहने जा रही है कि जी हमें नए टैक्स लगाने की इजाज़त दी जाए। हमेशा IMF कहता है टैक्स लगाओ, हमने उसको रजिस्ट किया है। अभी ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है IMF के लिए। वो तो कहेंगे भाई अब जो कर्जा देने वाला है वो तो कहेगा हमें क्या है जी, भले आप टैक्स लगाएं,
हमारा तो कर्जा सूद के साथ आप वापस करते रहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आप देख लें बैंक के तौर पे IMF ऑपरेट करता है कहीं, ठीक है उनका मार्कअप कम होता है, लेकिन जाहिर सी बात है IMF के कर्ज़ों के बाद हमें और दुनिया कर्जे देना शुरू कर देती है। वो कहते हैं क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी मिल जाता है। अहम सवाल है कि आमना ये जो आप बात करी ना 1100 अरब का 3 महीनों में जो आपने हदफ है क्या पूरा हो पाएगा? बाजार लगता नहीं है। 200 से 250 अरब रुपये का ये शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है। और फिर ये देखिए एक मुद्दत से ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो ये डबल डिजिट में तो कभी आता है कभी फिर नीचे चला जाता है। ऑफिशियली तो शायद ये है, अनऑफिशियली भी यही नहीं है। और जो प्लान किया गया था कि अगले 3 सालों में 13 से 14% तक पहुँच जाएंगे वो उसका होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि टैक्स नेट में तो बेतहाशा लोग आए हैं लेकिन टैक्स नहीं दे पा रहे, या इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो नील वो अपना क्या कहते हैं शो करते हैं कि अपनी इनकम को। मेरा ख्याल है ये वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर IMF अपना स्ट्रांगली इसके ऊपर बात करेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी ये जो अब हो रहा है अपना क्या कहते हैं स्टेट सेक्टर में जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है ना वो जो नहीं हो पा रही, इस पे उनका बड़ा सीरियस कंसर्न है। थोड़ी बहुत हुई हैं लेकिन जिस तरह होनी चाहिए। एनर्जी सेक्टर आज भी आप देखते हैं ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है, अब बिगेस्ट होल वही समझा जाता है। और इसके बाद आप देखते हैं FPR की आप देखते हैं रिस्ट्रक्चरिंग है, उसके बाद स्टेट सेक्टर की है। अभी भी देख लें 1100-1150 रुपया स्टेट सेक्टर की हेमरेजिंग हो रही है। हमारे जो अभी भी जो असासे अपना प्राइवेटाइज नहीं कर सके अपने स्टेट सेक्टर को। अच्छी बात यह है कि जो लग रहा है कि IMF के सख्त दबाव में अब ये साल के आखिर तक लगता है कि जी PIA जो है ना नवंबर तक आ जा रहा है कि जी इसकी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। उससे शायद दरवाज़ा खुलेगा कि और भी हमारी प्राइवेटाइजेशन के लिए चीज़ें जाएंगी। तो जनरली मेरा ख्याल है मुश्किल आते हैं। IMF थोड़ा सा हमने कंसिडरेट ज़रूर होगा सैलाबों की वजह से। वो नहीं चाहेगा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ना वो हर सूरत में वसूल किया जाए। अगर तो इस पर बात होगी है तो अब बीच में आ गया ना मसला। अगर तो 3 महीने की पहले की वार्निंग है स्पार्को की के फ्लड्स आने वाले हैं, इनको रोका जाए। बाय द वे कल परसों PDM वाले कह रहे थे कि जी मानसून का सीज़न ख़त्म हो गया है, अब बारिशें नहीं होंगी। अब पता चला है कि जी 16 सितंबर के बाद फिर नई बारिशों का एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो मैं ख्याल जनरली तो वो कंसिडरेट होंगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी सख्ती करेंगे। हाँ क्रिटिकल स्ट्रक्चर रिफॉर्म पे वो जोर देंगे और IMF से अपना FPR से कहेंगे जी आप बताएं अपने अहदाफ कैसे पूरे करेंगे। लेकिन आखिरी बात है कि हमने लग रहा है कि वो तीसरी किस्त में जारी हो जाएगी लेकिन सख्त एफिशिएंट बट के साथ होगी। जी ठीक, हारून साहब भी इस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। हारून साहब इसमें ये भी ऐड ऑन कीजिएगा जो एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से IMF की एक शर्त थी, इस कंडीशन में तो हमें कोई मुश्किलात नहीं पेश आनी चाहिए थी। मतलब इसको तो हम फ्लड का एक्सक्यूज़ दे के नहीं आगे करवा सकते। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि दुश्वारी हैं? जो इंटरनेशनल इदारे हैं और लोकल थिंक टैंक्स हैं वो बारहा ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि हमारी जो रूलिंग एलीट है और उनके जो एलाइज हैं वो किस तरह आम लोगों से डिफरेंट तरीके से रेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपनी वर्थ को बढ़ाते हैं। इस सूरत हाल के अंदर जो एलीट रेजिस्ट करती है कि उनका जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जो उन्होंने सब्सिडीज ली हुई हैं उनको पब्लिक किया जाए। अब ये एक सियासी फैसले में बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है कि जब आपने IMF से अग्री कर लिया है तो अब आप उसको ट्रांसपेरेंटली क्यों नहीं शो कर पा रहे। आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए सोचने का मौका है कि कितना ये एम्बैरेसिंग है कि हमारी एलीट अपने एसेट्स ब्यूरोक्रेट्स के, ऑफिशियल्स के, पॉलिटिशियंस के शो नहीं करना चाह रही। तो इसके ऊपर निगोशिएशन होगी और ये कोई अभी तक तो डिले कर रहे हैं लेकिन इवेंचुअली इनको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। उससे ये है कि दूसरा जो मसला है कि हमारा फेडरेशन और सूबों की कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन कमज़ोर है। तो वो जो IMF की जो प्रायर एक्शंस सूबों से लिंक्ड हैं, जैसे आपकी टैक्सेशन की बात हुई, ज़री की, रिटेल की, प्रॉपर्टी की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी मुझे प्रॉब्लम दिखता है। लेकिन मैं क्लोजिंग में ये कहूँगा कि मसला इस वक्त IMF की सिर्फ ट्रांच देना नहीं है, मसला पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को चलाना है और ताकि रेवेन्यू बढ़ाए जा सकें। और सरकार को अगर नया टैक्स भी लगाना है तो अपने खर्चे कम करके दिखाने हैं कि जी हमने भी कुछ सेक्रीफाइस किया है। अगर हम वो नहीं करते तो मेरे लिए ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी कि अगर आप MNAs की स्कीम नहीं बंद करते, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं बंद करते, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का नहीं बंद यहाँ पे तो एक सूबे में हम देखते हैं कि वज़ीर आला कैबिनेट समेत जापान पहुंची हुई हैं। जी जी
तो फिर पाकिस्तान के लिए आई और थिंक इसमें एक चीज़ और भी हारून साहब, ये जो अभी आप रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं हारून साहब, इसमें तो देखें सबसे बड़ा हर्डल जो है ना वो FBR के अपने लोग हैं। हर हुकूमत ने कोशिश की, अब भी कोशिश हो रही है कि बाहर से प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट लाए जाएं FBR में, ताकि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग मुकम्मल हो सके और FBR को काबिल एतमाद अदारा बनाया जा सके। आपके ख्याल में आप लोगों ने भी बड़ी कोशिश की अपने ज़माने में, बाहर से इंडक्शन को क्यों अपोज किया जाता है? जी देखिए शाह साहब, बात यह है कि जब भी मैं किसी इन्वेस्टर या बिजनेसमैन से बात करता हूं तो नंबर 1 इदारा जिसके ऊपर वो एतराज़ करते हैं वो FBR है। नाउ हमें इसको बड़ा सीरियसली सोचना है कि FBR का और प्राइवेट सेक्टर का ये जो एक इन ए वे हरासमेंट का लिंक है, इसको कैसे चेंज किया जा सके। मैं IMF प्रोग्राम से हट के बात कर रहा हूँ। देखिए हम IMF प्रोग्राम तो 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें मुल्क को अगर आगे चलाना है तो क्रेडिबल इदारा आएगा तो मुल्क के अंदर एतबार आएगा। अगर हमने रिवाइव करनी है GDP, ये हमारा मसला है, IMF का नहीं है। अगर हमने क्लाइमेट रेजिलियंस बनानी है, वो भी हमारा मसला है। तो आई थिंक ओनस ज़्यादातर हमारी एलीट के ऊपर है कि हम कैसे पाकिस्तान को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब। आप इस हवाले से शाम साहब ने भी इस पर अपना तजिया पेश किया, वो साथ ही रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत बैन की वजह से हम देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा में 80% मिलें बंद हो चुकी हैं और मार्केट में गंदम की कीमत 1800 से बढ़कर 4000 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची है, जिससे आटा भी महंगा हो चुका है। पंजाब की जाने से सप्लाई पर पाबंदी लगाए जाने पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई हुकूमत और अपोजिशन सब यकजुबान हो गए हैं। पख्तूनख्वा असम्बली में तजवीज़ पेश की गई है कि अगर पंजाब ने गंदम की सप्लाई बहाल ना की तो रद्द-ए-अमल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब को बिजली और गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्या पंजाब अपनी इस फैसले को रिव्यू करेगा, इस पर क्या सिचुएशन बनती है, इसी पर बात करने के लिए एहतशाम साहब से तजिया लेते हैं। एहतशाम, खबर और तजिया दोनों आपसे मैं मांग रही हूँ, और ये बताइएगा कि जो इस पर अब ख़ास तौर पर हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने भी बड़ा सीरियस किस्म का और बड़ा सख्त किस्म का एक्स पे पैगाम भी लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लेटेंट वायलेशन है आर्टिकल 151 की। हमारे किसान भाई भी उस दिन प्रोग्राम में हमारे साथ थे, वो भी यही कह रहे थे कि वायलेशन है आर्टिकल 151 की। तो क्यों पंजाब हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी फिर लगाई जा रही है, और इस तरह से तो रिफ्ट बढ़ जाएगी सूबों के दरमियान? देखिए उसूली तौर पे तो आमना मेरा ख्याल है ये पंजाब गवर्नमेंट का जो एक्शन है ये बिल्कुल गलत है। जब आपने वीट सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया है तो ये फिर आप किसी सूरत में भी इंटर प्रोविंशियल जो आप मूवमेंट है गंदम की और आटे की, इस पर पाबंदी उस तरह नहीं लगा सकते। अब 2 फैक्टर हैं जो अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है ना, मरियम नवाज साहबा, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी लग रही है कि अगरचे वो कह रहे हैं कि जी ये अपना डिमांड सप्लाई जो है ना इसका इतना मसला नहीं है, सप्लाई चेन में कुछ मुश्किलात हैं, उसके लिए वो कह रही हैं कि जी ये जो आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ है, मुनाफा खोर है ना, इन्होंने मुसीबत डाली, इसलिए उन्होंने, आपने देखा कि ये इंटर प्रोविंशियल पाबंदी लगाई गई, जिस पे आपने देखा KP बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ ये कहा रहा है पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि जी एक मुद्दत से हम देख रहे हैं कि पंजाब से आटा और गंदम आमना जब KP में जाता है तो वो कहते हैं 50% से ज़्यादा जो है ना अफ़गानिस्तान में स्मगल हो जाता है। अच्छा। और वहाँ चला जाने के बाद ना जो है ना बहुत पंजाब में भी लोग बैठे हैं जो कनावंस के यहाँ काम करते हैं, KP में बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बेताशा पैसा है चीनी सेक्टर में, गंदम सेक्टर में, लिहाजा ये माफिया के लोग जो हुकूमत के लोगों से मिल के, सूबाई हुकूमतों से मिल के बड़ा पैसा बनाते हैं। लेकिन जो फॉर द टाइम भी एक बड़ी मुसीबत बनी है, जो मेरा ख्याल है KP के लिए बड़ा मसला है कि जिस तरीके से गंदम आटे की महंगाई पंजाब में भी उसी तरह ही है। अब इसको कवर करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है? पंजाब में तो आप देख लें बफर स्टॉक मौजूद है। अब गंदम का एज वी स्पीक आमना कोई बुरहान नहीं है। आप ज़खायर जिसको कहते हैं पंजाब के पास अपने हैं। असल मसला जो है ना, वो जो शिकायत है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के बारे में कि सिंध जो है ना अपने हिस्से का जो बीट रिलीज़ करनी है वो नहीं कर रहे। वहाँ पे भी आपको पता है जो मिल्क मालकान है वो भी किस तरह हुकूमतों के साथ मिल के कारोबार कर रहे होते हैं। सिंध का तो बहुत ही बुरा हाल है ना, करप्शन में तो नंबर 1 मेरा ख्याल हैसियत इख्तियार कर गया, और माजरत के साथ मुबैना तौर पर यही बातें आती हैं कि हुकूमती लोग उनके साथ मिले हुए हैं।
तो मेरा ख्याल है ये भी क्राइसिस है। देखें ना, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि बेपनाह जिसको कहते हैं सैलाबों की वजह से आम आदमी रुल गया है, किसान रुल गए हैं, और दूसरा ये हुकूमत ने आपने देखा 5 सालों के बाद ये नेशनल फूड एक कम्प्रिहेंसिव एक आपने देखा प्रोटेक्शन का प्लान बनाया है। अभी उस पर 10 साल तक उस पर अमल होना है, अभी तक कोई नहीं पता चल रहा कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा, इसमें मरकज़ और सूबों के दरमियान कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, ताकि हमारे अपना गंदम के ज़खायर जो इस वक्त हैं उनमें रहते हुए हम अपने मामलात को चला सकें और सारे सूबों जो है ना उनके पास ये गंदम आटा पहुँच सके। इन द मीन टाइम आपने देख लें जिस तरीके से गंदम की फसल बुरे तरीके से ख़राब हुई है, अगले साल तो डेफिनेटली आमना इनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर भी माफिया इम्पोर्ट करेगा, गंदम का तो माल बनाया जाएगा। अब हुकूमत जो है ना उन्होंने एक अजीब काम पकड़ लिया है, कभी कहते हैं जी टीसीपी के थ्रू इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाएगी, कभी कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर करेगा। जब प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी जाती है तो आपको पता है वहाँ पे भी माल बनाने वाली पार्टियाँ बैठी हैं, हुकूमत जो किसी को कोई परवाह नहीं है कि ये जो जब आप प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देते हैं तो वो किस तरीके से माल बनाता है। एक तो आपने देखे सब्सिडी दी जाती है, आप स्पेशल ड्यूटी छोड़ी जाती है इंपोर्ट करने के लिए, और दूसरा ये है कि चीनी और आटा महंगा करके ना एक जिसको कहते हैं आम लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं। मेरा ख्याल है असल काम इसमें फेडरल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आमना SIFC का है, वो इन दोनों इस बड़े अच्छे तरीके से सारे काम को देख रही है। अब खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी पता चल गया है कि ये वो बुरान है जिससे आम आदमी में और रिजेंटमेंट बढ़ेगी, आम आदमी की मुश्किलात पैदा होगी, ख़ास तौर पर सैलाबों के बाद बारिशों के बाद तो एक मसाइल पैदा होंगे। तो कोशिश की जा रही है कि इस महीने के आखिर से पहले इस मसले को SIFC इन सब लोगों को बुला के या इनके नुमाइंदों के ज़रिए बुला के इस मसले का हल तलाश किया जाए कि वहाँ पे इसकी स्मगलिंग भी ना हो, पंजाब से तो जाए अपना आटा उधर KP में, और दूसरा ये कि KP की जो जेन्युइन इस वक्त ज़रूरतें इनको पूरी किया जाए, और दूसरा ये पॉलिटिकली आमना बहुत खौफनाक हो जाएगा, बड़ा एक्सटेंड बन जाएगा कि जी कि अगर वो बिजली और गैस अपनी सप्लाई बंद कर देते हैं तो देखें ना, ये तो ऑप्टिक्स से लिहाज से भी बहुत बुरा है। करे ना करें एक मैसेज क्या जाएगा कि जी हुकूमत और मरकज़ के दरमियान तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल इस स्टेज पे तो वैसे भी तल्लुकात मरकज़ और KP के ठीक नहीं है और मज़ीद उसमें ख़राबी पैदा होगी। गवर्नर तो वो मरकज़ का फेडरेशन का नुमाइंदा होता है, उसकी तरफ से इस तरह का बयान आना और ही ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी KP के लोगों के बिहाफ पे बात कर रहे हैं और उनकी जानिब से ये बड़ा सीरियस कंसर्न जो है और राइटली इसको हमने उन्होंने पॉइंट आउट किए। वो कह रहे हैं कि 20 kg का जो आटे का बैग है जो 1200 रुपये में मिलता है वहाँ पर पंजाब में, वो 2800 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है। और अभी जो लोग ऑलरेडी सैलाब की सिचुएशन के बाद जो सफ़र कर रहे हैं इन्फ्लेशन और बाकी मामलात से जो उनका नुकसान हुआ है, तो उस पर उन पर ये जुल्म है। जी अब ना देखें, महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी एक स्टीयरिंग कमेटी जो बनाई है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि जी वो इसको लुक आफ्टर करेगी, निगरानी करेगी। आप मुझे बताएं, कोई परवाह करता है निगरानी करने की? कोई परवाह करता है कि हुकूमत को एक्शन लेगी तो कोई बात बनेगी? हुकूमतें एक्शन ही नहीं लेती। जो मुनाफा खोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, आटे का हो, चीनी का हो, गंदम का हो। अब सवाल तो ये है ना कि लोग कहते हैं कि आयरन हैंड से आप कैसे रोकेंगे, स्मगलिंग को कैसे रोकेंगे, और ये बीच का जो मिडल मैन जो तबाही पैदा कर रहा है ना आड़ती, अब इसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। हमने आपने देखा टमाटर 350 से 400 रुपये बिकना शुरू हो गए। बाँ जिसको कहते हैं पंजाबी में लोगों की हो गई है, लेकिन नहीं जूर उंगली किसी तरफ। जो माफियाज हैं, शराफियाँ हैं, मज़े कर रहे हैं, और जो मेजॉरिटी लोगों की है वो भुगत रहे हैं। तो इस लिहाज से तो मेरा ख्याल है ये नज़र जो आ रहा है आटा और अपना गंदम का बुरान, बावजूद इस बात के कि ठीक ठाक खासे स्टॉक मौजूद हैं, और इसको अगर मैनेज नहीं किया जाता और हुकूमत सही तरह से इसको ओवरसी नहीं करती और बाकायदा तौर पे जिसको कहते हैं सिर्फ नारे लगाए जाते हैं, एक्शन नहीं लिया जाता ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, मुनाफाखोरों के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है उनकी तो खुली छुट्टी है। वो 75 सालों में हम ना यही कर रहे हैं, अगले सालों में यही करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने इस हवाले से बड़ा अहम तज्जिया पेश किया। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामलात के हवाले से है। पाक आर्मी की जानिब से भारत की हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पख्तूनख्वा में 19 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जबकि CM KP अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि वफाक ने अफ़गानिस्तान जरगा भेजने की तजवीज़ उनकी मान ली है। अब ये कब तक एक्सपेक्टेड है और साथ ही साथ इस वक्त क्या मामलात वहाँ पर चल रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच शाह साहब। अब ये बताइएगा कि ये जो एक तो इसमें कितनी सदाकत है जो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वफाक ने मान लिया, यानी अब कोई इस मामले में कोई रुकावट नहीं है, तो अब ये कब तक एक्सपेक्टेड है कि इनका जिरगा जाएगा और किस हद तक मामलात में बेहतरी आ सकती है?
जी बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल एक फैसला कुन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खासतौर पर जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, बाजोर से लेकर शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, मोहम्मद एजेंसी और इन तमाम एरियाज के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अक्रॉस द बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा है। दीर में भी देखें दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिरते हुए नजर आ रहे हैं, वो वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो बनू के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के अंदर जितने हमले हुए हैं अक्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्द जो है ना वो आकर हमले कर रहे हैं। अब इसमें जो बाकायदा तस्दीक भी हुई है, मुल्ला याकूब जो कि बड़े करीबी जो है वो साथी हैं अफगान तालिबान के जो सरबराह हैं, अब उसके बाद उन्होंने खुद कहा है कि हमारे फाइटर्स या जो हमारे सिपाही हैं वो जाके लड़ रहे हैं ISK के साथ, BLA के साथ, TTP के साथ, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आपस में टेंस होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। दूसरा, इस वक्त अगर हम देखें अफगान हुकूमत जो है वो एक्शन नहीं ले रही उन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ। बारहा बातचीत की भी बात हुई है, उनको मैसेज भी कन्वे किया गया है। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और इसहाक डार साहब गए थे, उन्हें बड़ा वाजे कर दिया था कि आप ट्रेड और टेररिज्म में एक चीज का जो है वो इंतखाब कर लें। जहां तक बात की आपने गंडापुर साहब की कि उन्होंने कन्विंस कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट को और बातचीत के हवाले से, तो बात वही है कि बातचीत करेगी मरकजी हुकूमत। बेशक खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ा स्टेक होल्डर इसलिए है कि अगर हम देखें इस वक्त सबसे ज्यादा जो हमले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहे हैं। बलोचिस्तान को अगर हम एक साइड पे रखते हैं तो बेशक KP जो है एक बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन क्या इनिशिएटिव है, क्या बातचीत करेंगे इसमें अगर हम टेक्निकली देखें तो इससे पहले जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, एस्टेब्लिशमेंट थी, उनका एक ये तासुर था कि बातचीत के जरिए से तमाम मामलात को हल किया जाए और उसमें अफगान तालिबान ने बतौर सालिस काम करने की जो है पेशकश की थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब दहशतगर्द यहाँ पे आए, वापस लाया गया, उन्होंने वादा किया कि हम जो है बाकायदा असला रखेंगे, आर्म स्ट्रगल को खत्म करेंगे, हुकूमत की रेट को तस्लीम करेंगे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि कल बनू में उन्होंने बाकायदा एक डेयरी फार्म के ऊपर हमला करके वहां से भैंस, बकरियां और गाय चुरा के ले गए। तो अब अगर इस लेवल तक अगर जंग आ गई है तो आप मतलब आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गंडापुर साहब हो या कोई भी हो, अगर बातचीत के जरिए से ये मसला हल कर सकते हैं तो बड़ा अहम डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान सुनने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जो है वो इनिशिएटिव नहीं है कि इन दहशतगर्द ग्रुपों को वो काबू कर सके। ऑपरेशन एक वाहिद हल नजर आ रहा है इस वक्त। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसने बड़ा वाजे कर दिया है कि दहशतगर्दों के ठिकाने, दहशतगर्दों के सिंपैथाइजर और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरा, पाकिस्तान ने एक बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का एक मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हुए मुकम्मल नक्शा दिया है काबुल इंतजामिया को, जिसमें तमाम ट्रेनिंग कैंप्स को मार्क किया गया है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जहां जहां मुसल्लह दहशतगर्द मौजूद है उनके कोऑर्डिनेट्स फराहम किए गए हैं और अफगान हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन हो। अगर एक्शन नहीं होता तो ज्यादा इम्कान यही है कि फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अक्रॉस द बॉर्डर जाके जरूर टारगेट करेंगे। और जो गंडापुर साहब का इस वक्त मौक़िफ़ है कि उन्हें जो है शायद इजाजत मिल गई है, वो यही हो सकता है कि एक आखिरी चांस दिया जाए काबुल इंतजामिया से बातचीत का कि वो इस तमाम दहशतगर्दी का खात्मा कर सके। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट अफगानिस्तान के अंदर हो रही है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर से खुद आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। इससे पहले एक अफगान रेजिस्टेंस फ्रंट था जिन्हें अहमद मसूद लीड कर रहे थे, जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं। अब जो साबिक जहादी कमांडर हैं अब्दुल रसूल सियाफ, उन्होंने तमाम जहादी कमांडर्स को मिलाकर एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाने का ऐलान किया है। तो ये एक इनसाइड जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कि चेंज हो। दूसरा, अमरीकी जो खुसूसी नुमाइंदा है ट्रंप के, ज़लमे खलीलजाद, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अफगानिस्तान के अंदर अब ब्लड शेड खत्म होना चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए, आर्म्ड ग्रुप्स का खात्मा होना चाहिए और एक कलेक्टिव हुकूमत हो। तो ये भी इस बात का इशारा है कि शायद काबुल के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है और अफगान तालिबान की जो उबूरी हुकूमत यहाँ पे बनाई गई थी उसको भी ज्यादा खतरात है कि अब एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ ये लोग जाएंगे। जी आमना, ठीक, अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या हो, इस हवाले से मामला बनते हैं। थैंक यू सो मच दायशा शराई साहब, इस हवाले से हमें तजिया उन्होंने पेश किया और खबरें भी शेयर की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
आगे बढ़ते हैं। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग बर्बादी की दास्तान छोड़ गया, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और सीवरेज निज़ाम तहस नहस हो चुका है। नाज़रीन, बारिश के बाद कराची में ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा कल और आज सुबह तक ही सिचुएशन का सामना रहा। सड़कों पर पड़े जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो आवाम के लिए वबाले जान बन चुके हैं और हादसात का बाइस भी बन रहे हैं। मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है और शहरी अजियत से दो चार हैं। लेकिन इस अजियत को दूर कौन करेगा, कौन इसका ज़िम्मेदार है? चूँकि ये मेयर जो हमारे कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो बारहा ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा किया जाता है उनके अगेंस्ट मनफी, लेकिन अपोजिशन को भी तभी चांस मिल रहा है जब आप ऐसी कोई हालात पैदा कर रहे हैं, तो तभी वो इस पर बात भी कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, डिप्टी मेयर कराची हमारे, उनसे जानते हैं कि सिचुएशन अब किस तरह से बेहतर की जाएगी। पहले भी ये कहा गया था कि जी क्लेम किया जा रहा था कि अब जो बारिश होगी हम उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच सलमान साहब। ये आप पहले भी हम देखते रहे, इंतज़ामिया क्लेम करती रही बारिश होगी तो आप देख लीजिएगा। मेयर साहब भी बाहर निकल के उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी हम सरफेस होती हुई देख रहे थे इंटरनेट पे, लेकिन उसके बावजूद कल बारिश तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद जिस अजियत का सामना हमें करना पड़ा वो थी ट्रैफिक जैम, और उसमें घंटों घंटों बैठना पड़ा और आज सुबह तक ये सिचुएशन रही। ये किसकी इनकॉम्पिटेंस हम कहें, किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं इस सारे मामलात के लिए? कल जो वाक़या पेश आया ट्रैफिक का, और जाम सादिक पुल के बाद काजवे जो है उसको बंद किया गया उसकी वजह से, क्योंकि मलिर नदी से पानी आ रहा था काजवे की तरफ, तो इसलिए इसको बंद किया कि कोई जानी नुकसान ना हो। आज शाम तक है, रात तक, तो कल इंशाल्लाह इसको खोल दिया जाएगा। नहीं, इतनी बदतरीन सिचुएशन पेश क्यों आई? चूँकि हम देखते हैं कि बारिशें तो होती हैं और उससे पहले ये क्लेम भी किए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, कि भाई इस बार बारिश होगी तो ऐसे कोई मामला पेश नहीं आएंगे। मेयर कराची भी हम देखते रहे, उनकी बारहा सोशल मीडिया पर भी वीडियोस चलती रहीं और वो ये कहते रहे कि जी सब चीज़ें ठीक हैं, उस तरह से मामलात नहीं है। सेकंड स्पेल हुआ था बारिश का कराची में अभी रिसेंट, उसके बाद भी हमने ऐसे ही कुछ मामलात देखे थे कि फ़ौज को आना पड़ा था, ट्रैफिक पुलिस इस पे अपना कहीं हमें काम उनका करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, इसी वजह से आर्मी को आके ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ा। अब ये बार बार क्या जब जब बारिश होगी इसी सिचुएशन से हमें दो चार होना पड़ेगा, और जो शहर हमें मईशत, हमारी जो मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, जब वहाँ पर पहिया रुक जाएगा तो काम कैसे चलेंगे? ये थोड़ी आवाम को परेशानी पेश आई है, इसके लिए माजरत हुआ है, मगर एक आपको पता है सडनली बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तद्दो डैम के ओवरफ्लो होने की वजह से पानी का स्पेल बहुत बड़ा आ गया था और समंदर आई टाइट था, पानी रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि समंदर लहरें थी, और जैसे ही रात के 4 बजे के बाद लहरें कम होना पीछे चली गई तो पानी आपने देखा लियारी नदी का भी पानी समंदर एग्जॉस्ट करने लगा, और मलिर रिवर की पानी जो तद्दो डैम ओवर होने की वजह से तो परेशानी दरपेश आई थी। तो ये आज शाम तक या कल इंशाल्लाह काजवे रोड खोल जाएगा जो आवाम को मुश्किलात का सामने है। और ट्रैफिक इसलिए कंजेक्शन है क्योंकि जाम सादिक पुल भी नई तामीर हो रही है और सारा ट्रैफिक जो यहाँ से जाम सादिक पुल से होता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ मूव होता है, तो ये कुरंगी काजवे की वजह से तकलीफ पेश आई। और इस काजवे के ब्रिज का भी काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला उसको भी जल्द से जल्द कंप्लीट करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। अभी मुझे बताइए कि इस हवाले से इंतजामिया प्लान अब आगे के लिए क्या कर रही है ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा पेश ना आए, क्योंकि आपकी ऑपोजिशन फिर वही ऑपोजिशन को भी मौका मिल जाता है तनकीद करने का, और हम जिस सिचुएशन से दो चार हुए तो हम भी सवाल तो पूछेंगे आपसे। तो अब क्योंकि मलिर रिवर है ये ओवरफ्लो हो जाता है, इसी तरह से लियारी रिवर है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन की गई है, तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन पैदा होगी तो ये ओवरफ्लो हो जाएंगे। मुतबादिल हमने प्लान क्या तैयार किए ताकि आइंदा हम इन चीज़ों को फेस ना करें? देखिए इस सिलसिले में वज़ीर आला साहब दूसरे दिन शहर की विजिट पे निकले तो उन्होंने सारी चीजें मॉनिटरिंग की। अब ये तो आज से नहीं बैठे, कब से बैठे हुए, और ये जाहिर सी बात है, अब पानी के रास्ते को अगर समंदर के रास्ते को बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला साहब ने कहा फिल फॉर हम इनको बेगर करें तो ये भी मुनासिब नहीं है, इनके लिए कोई जामा प्लान बना के कोई करके तो इनको भी मूव ऑफ करके ताकि ये भी कहीं सेटल हो सके यहाँ से। इनको अगर इंक्रोच को फौरन ही हटा दें तो एक और पैनिक क्रिएट हो जाएगी। इनके लिए कोई मुतबादल
इंसाफ करेंगे तो उनको यहाँ से मूव करा देंगे। लास्टली सर, ये जो ट्रैफिक पुलिस है इसकी कारकर्दगी से क्या सिंध गवर्नमेंट, सिंध इंतजामिया मुतमईन है? जो सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि कल मैं खुद फेस करती हूँ, रॉन्ग वे से भी लोग आ रहे हैं, ये कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? जी देखिए, ट्रैफिक पुलिस के साथ सिटी वार्डन भी रोडों पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। कई कई शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सबर का मुजाहरा कर लें। आपने, मैं कुछ विजिट में था तो शहरी ट्रैफिक पुलिस के लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं। अब वो आपके लिए ड्यूटी दे रहे हैं और आप खुद कह रही है, आप खुद कह रही है शहरी रॉन्ग साइड यूज कर रहे हैं और जल्दबाजी। तो मैं शहरियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि हम बाहर जाके कानून को फॉलो करते हैं तो यहाँ भी तो हम फॉलो करना चाहिए ना कानून। तो यहाँ भी अगर कुछ पुलिस या पुलिस कुछ करती है तो आजकल आपको पता है बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप सख्तियां अगर बढ़ा दें तो यही शहरी जो बाहर जाके डर के रूल्स को फॉलो करते हैं यहाँ पे भी इंसान की तरह यहाँ पे बिहेव करते हुए दिखाई देंगे। अब तो डिजिटलाइज हो गया, सेफ सिटी कैमरा लग गए, सेफ सिटी। अब डिजिटली जो भी फाइन होगा कुछ होगा और गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन होगा, कोई कानून को फॉलो नहीं करेगा उस पर चालान इम्प्लीमेंट होगा, उस पर जुर्माना भी होगा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सलमान अब्दुल्ला साहब वक्त के लिए हमसे बात करने के लिए। ऑब्वियसली जिस तरह से वो भी बात कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी आप पर भी बनती है। कल हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन हर जगह पाई जा रही है, हर बंदा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो गाड़ी क्रॉस करके आगे निकल जाए, और वो चाहे दूसरे बंदे को डैमेज कर दे या उसकी गाड़ी का नुकसान कर दे। ये आपने भी सोचना है, इस तरह से क्रॉस करना और रूल्स को फॉलो करना ये आपकी भी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, हमारे माशरे में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिनसी दरिंदे आज़ाद घूम रहे होते हैं। एक ऐसा ही जिनसी दरिंदा जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ कराची के इलाके डिफेंस कयूमाबाद का शब अहमद है, जिसने 7 से 13 साल तक की बच्चियों को पैसों का लालच देकर अपनी हवस का निशाना बनाया। जी हाँ, 2016 में एबटाबाद से आया ये जिनसी भेड़िया कभी ख़वातीन के कपड़ों के स्टॉल पर काम करता, कभी परचून की दुकान पर, और अब जूस का ठेला लगाता था। बज़ाहिर आम सा ये शख्स, मगर हकीकत ये थी कि इसके मोबाइल और USB में 100 से ज़ायद खौफनाक वीडियोस छुपी थी जो उसके काले करतूतों का सबूत हैं। USB में छुपी उसके दरिंदगी की ये हकीकत किसी न किसी तरह अहले महल्ला पर खुल गई, जिन्होंने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां तहकीकात में मज़ीद हौलनाक इंकशाफ हुए कि मुलजिम अब तक 60 से 70 कमसिन बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका है। पुलिस ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, मगर मोबाइल और USB से निकलने वाली वीडियोस मज़ीद बच्चियों के साथ जुल्म का राज खोल रही हैं। ये शैतान कई बरस से कयूमाबाद की गलियों में फिरता रहा और वालिदैन अपनी बच्चियों की मासूम हंसी को महफूज समझते रहे। सवाल ये है कि अगर एक USB ना मिलती तो क्या ये दरिंदा मज़ीद मासूम कलियों को रोनता रहता, और कब तक हमारे मुआशरे में ये हैवाजात घूमते रहेंगे? ये हमारी अथॉरिटीज़ के लिए भी हम छोड़े जाते हैं। और इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने तासुरात का इज़हार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।